हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर आर्ट इंसेन अकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आर्टिस्टों के साथ जब वो एक्सपेंसिव आर्ट क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। सारी अकेडमी, आर्ट इंसेन अकेडमी ने जो आपके लिए एक स्कॉलरशिप अनाउंस करी है। उस स्कॉलरशिप को आपको कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है, कैसे उसमें इनरोलमेंट लेना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर इसके अंदर मैं बहुत सारी नॉलेज शेयर करूँगा और आपकी जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जो है आज सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जो आर्ट इंसेन फाइन आर्ट अकेडमी, हमारी अकेडमी ने आपके लिए जो है एक स्कॉलरशिप निकाली है। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आर्ट इंसेन स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर आर्टिस्ट। अभी जो प्रोग्राम है ये बहुत मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम के नाम से जाना जाने वाला है, बिकॉज ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रखा गया है आर्टिस्टों के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मैं थोड़ा डिटेल में आपको अच्छे से समझाऊँगा। देखो, जो भी स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते ना फाइन आर्ट अकेडमी, क्योंकि आर्ट की जो क्लासेस हैं वो बहुत महंगी होती हैं, ये स्कॉलरशिप उन्हीं के लिए बेसिकली। अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने क्या देखी है, आर्टिस्ट प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसके अंदर मैंने आर्टिस्टों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ठीक है, आज एज एन आर्टिस्ट आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना। अब देखो, आर्ट प्रॉब्लम क्या है, विदाउट लर्निंग एंड गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस नहीं मिलती। ठीक है, और गाइडेंस नहीं मिलती है, दूसरी बात लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी क्या चीज़ है कि रॉन्ग गाइडेंस मिल जाती है, किसी ने गलत गाइड कर देता है हमें। मान के चलो हम कहीं आर्ट सीखने जा रहे हैं और किसी ने हमें गलत जो है गाइड कर दिया, या हम किसी मेंटरों से सीख रहे हैं, किसी ने गलत गाइड कर दिया, तो वो कितना हम पे भारी पड़ सकता है। अब देखो, जब हम रॉन्ग तरीके से गाइडेंस लेते हैं या फिर जब हम गाइडेंस लेते ही नहीं हैं, तो उसके क्या क्या नुकसान हमें होते हैं। सबसे पहले रॉन्ग आर्ट मटेरियल अब हम खरीदते हैं, रॉन्ग कहीं से भी कुछ मटेरियल ले लिया हमने। ये आप सब रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से कि रॉन्ग आर्ट मटेरियल ले लिया। इवन ये गलती मेरे से भी बहुत बार हुई है, मैंने बहुत एक्सपेंसिव आर्ट मटेरियल ले लिया जिनका मुझे कोई यूज़ नहीं था और जो यूज़लेस थे। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसिव, अब एक्सपेंसिव पड़ते हैं, जाहिर सी बात है, हमने आर्ट मटेरियल ले लिए, रॉन्ग मटेरियल ले लिया, एक्सपेंसिव पड़ गया। या किसी से गलत आर्टिस्ट से हम चले गए सीखने, किसी गलत जने से सीख लिया हमने, तो हमें नुकसान हो गया और वो हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। ठीक है, होता क्या है ना, स्टूडेंट थोड़ा बहुत कंजूसी करने के चक्कर में या पैसे बचाने के चक्कर में किसी से 1000-500 रुपये में कहीं क्लास ले ली। अब क्या होता है कि उससे 1-2 साल सीखे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, उनसे उनकी कन्फ्यूजन और बढ़ती जा रही है। तभी ये क्वेश्चन आता है ना कि आर्ट में मनी क्यों नहीं है, आर्ट में पैसा नहीं है, आर्ट में पैसा नहीं है। तभी आप लोग ये सारे क्वेश्चंस करते हो कि सर क्या आर्ट में पैसा है, आर्ट में पैसा नहीं है। बिकॉज बहुत से लोग क्या करते हैं, रॉन्ग पर्सन के पास जाके सीख रहे हैं, जिससे उनके जो है रॉन्ग और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या होता है, डिप्रेशन होता है, क्योंकि काम इंप्रूव नहीं हो पा रहा। देखते हो कि आप सीख भी रहे हो फिर भी काम इंप्रूव नहीं हो रहा है। ठीक है, रॉन्ग मेथड्स उनको सिखा दिए जाते हैं, माइंडसेट ख़राब हो जाता है। बैड हैंड्स क्या है, मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका हाथ ख़राब हो चुका होता है, किसी गलत जगह पे सीख के आ गए, तो उस वजह से फिर उनको सही से सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका एक माइंडसेट भी ख़राब हो जाता है। उनको लगता है कि ग्रिड से ही काम होता है, ग्रिड के अलावा कोई मेथड ही नहीं है। जी, हमारे टीचर ने तो हमें छाप के काम सिखाया था, तो हमें तो छाप के आता है काम करना। अब क्या होता है, कंफर्ट जोन में घुस गए, फिर उससे निकलना और मुश्किल होता जा रहा है। तो क्या हो गया, माइंडसेट ख़राब हो गया और बैड हैंड्स या बैड हैबिट्स डेवलप हो गई अपने अंदर। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं जो फटाफट काम करते हैं, जल्दी उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है, ठहराव से काम नहीं कर पाते और जल्दी के चक्कर में गलत सलत काम कर देते हैं। बहुत से आर्टिस्ट आजकल आपने देखी भी होंगे जो बहुत स्पीड में काम करने के चक्कर में गलत काम कर देते हैं। अब मैंने देखा कि बहुत से बिगिनर्स हैं जो काम डाल रहे हैं, सीख रहे हैं, वो क्या करते हैं, स्पीड में काम करने के चक्कर में गलत काम डाल देते हैं, प्रपोर्शन खराब हो जाते हैं। ये एक बहुत बैड हैबिट्स हैं जो डेवलप होती हैं आपके अंदर जब आप रॉन्ग विदाउट लर्निंग तो ये चीज़ें होती हैं, ये नुकसान होते ही होते हैं। पर अगर हम रॉन्ग लर्निंग कहीं से ले लें तो वो भी एक नुकसान होता है। अब देखो, इंसेक्ट्स इन माइंड। अब देखो, अभी हम स्कॉलरशिप के प्रोग्राम के बारे में आपको समझाऊंगा, तो थोड़ा रुकना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर शेयर कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट, अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो। ओके, इसलिए मैंने मेहनत करके ये पूरी पीपीटी बनाई है ताकि आपको देखने में भी मज़ा आए। इंसेक्ट्स इन माइंड, इसका क्या मतलब है, जब आप कहीं रॉन्ग जगह से गलत मेथड सीख लिए, गलत टेक्निक सीख ली। सबसे बड़ा इसका एग्जांपल यूट्यूब ले सकते हो। यूट्यूब पे बच्चे कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी सीख लेते हैं। आज मन किया पोर्ट्रेट का, कल मन किया स्टिल लाइफ का, परसों मन किया पेंटिंग का। तो क्या हुआ, आपने बैड एक तरह से हैबिट्स डेवलप कर ली, आप किसी चीज़ पे टिक नहीं रहे हो। दूसरी बार इंसेक्ट्स इन माइंड का मतलब आप गलत जगह पे कहीं सीख रहे हो,
अब आपने मान के चलो यूट्यूब से सीखा, अब जो आपको सिखा रहा है वो बिगिनर है, उसको खुद को नहीं आता, तो आपको गलत सलत टेक्निक बता देगा। तो आपने क्या किया, एक गलत मेंटर को चूज़ कर लिया। उस चक्कर में बिल्कुल ऐसे समझो कि अगर दिमाग के अंदर कोई इंसेक्ट चला जाए तो कितना दर्द होगा, कितना हमारा अंजर पंजर सब हिल जाएगा ना। तो जब टीचर को चूज़ कर रहे हो ना, मेंटोर को चूज़ कर रहे हो, सस्ता महंगा मत देखो कि ये बहुत सस्ता सिखा रहा है, ये बहुत महंगा सिखा रहा है, इस पर मत जाओ। कई बार लोग सोचते हैं कि एक बंदा बहुत महंगा सिखा रहा है तो ये अच्छा ही सिखाता होगा, कई बार लोग सोचते हैं ये बहुत सस्ता सिखा रहा है तो बहुत बेकार सिखा रहा होगा। तो इस चीज़ में मत फंसो, ये देखो कि मेंटोर का काम कितना अच्छा है, मेंटोर के स्टूडेंट का प्रीवियस काम क्या रहा है, ठीक है, आपका जो आर्टिस्ट है आपको सिखा रहा है तो क्या टेक्निक्स आपको सिखा रहा है, तो ये सब चीज़ों को देखो, ठीक है, वो टेक्निक्स कितनी वेरीफाइड है इंटरनेशनली, इन सब चीज़ों को देखो, गौर करो। गलत मेंटोर चूज़ करने का मतलब है आपने इंसेक्ट्स को अपने माइंड में डाल लिया, यानी कि किसी भी इंसेक्ट को पकड़ा, भाई सस्ता सिखा रहा है ये, इसको माइंड में डाल लिया, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोग्राम है ना, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम कहा गया है, ठीक है। मैं चाहता तो उसको फ्री भी रख सकता था, मैं चाहता तो इसको 100-200 रुपये का प्रोग्राम भी रख सकता था, लेकिन मैंने इस प्रोग्राम को ऐसा स्वीट स्पॉट पर रखा कि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके, जिससे कि इस प्रोग्राम की वैल्यू भी ना गिरे और हर स्टूडेंट जो लोअर मिडिल क्लास है या कोई बहुत गरीब बच्चा है वो भी इस प्रोग्राम को अफोर्ड कर पाए और अच्छी लर्निंग को सीख पाए। ये जो इंसेक्ट्स माइंड में चले जाते हैं ना, ये ना जाए आपके माइंड में। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग गाइडेंस, यूट्यूब से सीख लिया जैसे, ठीक है। नो फंडामेंटल्स को तो भाड़ में जान दो, हम तो सीधे पोर्ट्रेट सीखेंगे, वो सबसे बड़ी एक रॉन्ग टेक्निक है, ठीक है। फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस ना करना, ग्रिड से बनाने लग जाना, ये सब चीज़ से करना। रॉन्ग ड्राइंग मेथड सीखना, कहीं से कुछ भी बिना मतलब का यूट्यूब से कुछ भी सर्च कर रहे हो और दुनिया भर की चीज़ें सीख रहे हो उल्टी सीधी, ठीक है। रॉन्ग मेंटोर, सस्ते के चक्कर में पढ़ना और रॉन्ग मेंटोर को चूज़ कर लेना, वो भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। तो आर्टिस्ट प्रॉब्लम सॉल्व, आगे चलते हैं हम। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं शेयर कर रहा हूँ, वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी बन जाए, पर ध्यान से देखना अच्छे से। बाद में स्कॉलरशिप के बारे में आपको समझाऊंगा, तो स्कॉलरशिप में बहुत कुछ है जो आपके लिए मैंने रखा हुआ है और बहुत मज़ा आएगा उसको देख के, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, लर्निंग फ्रॉम कोर्स रिकॉर्डिंग। अब देखो यूट्यूब से लर्न कर रहे हैं हम, ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कहीं से हमने रिकॉर्डेड कोर्स ले लिया, ठीक है, उसमें हमें कोई लाइव सपोर्ट नहीं मिल रहा, लाइव कोई क्लासेस नहीं मिल रही हैं, ठीक है, और कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रही उसके अंदर, ठीक है, नॉट प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, ठीक है, नॉट हैंड टू हैंड सपोर्ट भी नहीं मिल रहा हैंड टू हैंड। वैल्यू ऑफ द आर्टिस्ट एंड टीचर, ठीक है। अब देखो ये सब मैंने आपको समझा रखा, जब भी हम यूट्यूब से सीख रहे हैं या किसी रिकॉर्डिंग कोर्स से सीख रहे हैं तो यू शुड नो कि आपको पता हो कि रिकॉर्डिंग कोर्स से भी सीख रहे हैं तो हमें लाइव सपोर्ट मिल रहा हो या फिर हमें लाइव क्लासेस मिल रही हो। सो ये देखो आपकी जो इम्प्रूवमेंट होती है ना वो लाइव क्लासेस में ही होती है। क्लासेस और कोर्स में फ़र्क होता है। कोर्स का मतलब होता है कि आपको पूरा एक सिलेबस है वो कंप्लीट होगा आपका, ठीक है। क्लासेस का मतलब होता है आपकी क्लास लगती है, उसमें आप पे प्रेशर नहीं होता कि कोर्स का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपके अनुसार वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो क्लासेस इस तरीके से होती हैं जो कि लाइव होती हैं। अब जब हम कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक है, या हम किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहाँ जाके फिजिकली सीख रहे हैं, लाइव क्लासेस हो गई वो। अब वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, ठीक है, फिजिकली सीखना लाइव एकदम, ठीक है, सामान रखा है, कैमरा आपका चालू है, टीचर आपको देख रहा है काम करते हुए। सो वो सब हो गई आपकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस एक तरीके से मान के चलते हो। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो लर्निंग एंड अर्निंग, ठीक है, नीड मनी टू लर्न हाउ टू अफोर्ड, ठीक है, चिकन एंड एग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, ठीक है, आर्ट क्लासेस आर एक्सपेंसिव। देखो ये तो हम सबको पता है कि आर्ट क्लासेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, बिग प्रॉब्लम। और उसी का मैंने सोल्यूशन निकाला है इस वर्कशॉप के अंदर, ठीक है, सॉरी इस वर्कशॉप बोल रहा हूँ, इस स्कॉलरशिप के अंदर उसी का मैंने सोल्यूशन निकाला है। देखो अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो पहली बात तो आपके पास पैसे होने चाहिए, जाहिर सी बात है, पैसा होगा तभी तो आप कुछ सीख पाओगे, आप कहीं फीस सबमिट कर पाओगे, और उसके लिए आपको अर्निंग करनी पड़ेगी। अब अर्निंग जब तक नहीं होगी जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं होगी। विदाउट स्किल आपको कोई कुछ देगा नहीं, आप कुछ समाज में जो है अपना योगदान नहीं दे पाओगे बिना किसी स्किल के, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई स्किल तो चाहिए, और स्किल सीखने के लिए आपको अर्निंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ना एक चिकन एंड एक प्रॉब्लम आ जाती है।
मुर्गी आया पहले या अंडा आया? अब देखो जिसके पास पैसे नहीं है वो सीख नहीं सकता, और जिसके पास प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये स्कॉलरशिप निकालेगी, इसलिए इस प्रोग्राम को अफोर्डेबल लगा गया। नीड मनी टू लर्न हाउ टू अफोर्ड, ठीक है। अब इसलिए मैंने इस वर्कशॉप को इतना अफोर्डेबल रखा है कि हर कोई अफोर्ड कर सके, ताकि वो आगे जाके और अपनी लर्निंग कर सके, ताकि और उसकी इनकम भी हो। अब होता क्या है ना कि वो ये चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि आपको पोर्ट्रेट बनानी नहीं आती तो आपको कोई कमीशन वर्क नहीं देता, कमीशन वर्क नहीं देता तो आपकी अर्निंग नहीं होती, आपकी अर्निंग नहीं होती, ना आप आर्ट मटेरियल पे लगा सकते हो, ना आप अपनी कोचिंग या टीचिंग पे लगा सकते हो। तो इसलिए ये प्रोग्राम मैंने निकाला है, जो कि मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, और फिर सीख कर, ठीक है, अर्निंग करके फिर उसके बाद आप और एडवांस कोर्सेज भी सीख सकते हो, अपनी लर्निंग आगे बढ़ा सकते हो, अपनी जर्नी को देखो, अपनी जर्नी को एज एन आर्टिस्ट आप आगे लेके जा सकते हो, ठीक है। बिकॉज आर्ट क्लासेज आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर हम कहीं आर्ट क्लासेस लें, इवन मेरी क्लासेस भी लें, तो स्टूडेंट बहुत सारे लोगों को वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती हैं, ठीक है। और बहुत से आर्टिस्टों की क्लासेस एक्सपेंसिव लगती हैं। किसी बड़े आर्टिस्ट से सीखने जाओगे आप तो क्लासेस बहुत एक्सपेंसिव है, प्लस आपको सही से गाइडेंस नहीं मिलती है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से बच्चों का काम जो है इम्प्रूव नहीं हो पाता। सो ये सारी प्रॉब्लम मैंने देखी है, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, फेस भी करी है अपने टाइम में। आर्ट मटेरियल इज़ कॉस्टली बट वाई, ठीक है। आर्ट मटेरियल कॉस्टली है, आपको सबको पता कि आर्ट मटेरियल बहुत कॉस्टली है, पर क्यों है, ठीक है। बिकॉज पेंटिंग्स इज़ कॉस्टली। देखो पेंटिंग कॉस्टली है, इसलिए आर्ट मटेरियल भी महंगे हैं। अब जो कोई आर्टिस्ट है वो पेंटिंग 1 करोड़ में बेच रहा है, कोई 10 लाख में, कोई 1 लाख में बेच रहा है, उसको बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है खुद से सोच के देखो। ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 आ जाएगी कॉस्ट एक पेंटिंग को बनाने की, पर वो पेंटिंग 1 करोड़ की भी बिक सकती है। पेंटिंग को बनाने की कॉस्ट कितनी आई? 10,000, बिकी कितने की? 1 करोड़ की। मैं यहाँ स्कल्पचर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्कल्पचर बहुत महंगे महंगे बनते हैं, मैं यहाँ पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आर्ट मटेरियल में पेंटिंग वगैरह ये सब चीज़ें आ गई, ओके। अब डिपेंड ये भी करता है कि कई बार आर्टिस्ट को बहुत महंगा मटेरियल भी लगा देते हैं, पर आप पेंटिंग बना रहे हो तो आप कितना भी महंगा मटेरियल उसमें लगा लो, आपकी पेंटिंग उससे 10 गुना, 8 गुना, 20 गुना तक बिक सकती है, 100 गुना तक बिक सकती है, कोई अपर लिमिट नहीं है उस चीज़ की। 1 करोड़ मान के चलो, पिकासो की कोई पेंटिंग है वो 10 करोड़ की बिकी, ठीक है, या 100 करोड़ की बिकी। अब उस पेंटिंग में मटेरियल क्या 100 करोड़ का लग गया क्या? 1 करोड़ का लग गया क्या? हाफ भी नहीं लगा उसका, ठीक है। अब ये चीज़ सोच के देखो, तो इसी वजह से आर्ट मटेरियल महंगा है। आर्ट मटेरियल अगर मान के चलो, अगर 10 रुपये में बन रहा है ना, तो वो आपको 1000 रुपये में मिल रहा है या 100 रुपये मिल रहा है। इस तरीके का मार्जिन आप मान सकते हो आर्ट मटेरियल के अंदर। बहुत सी मैंने चीज़ें देखी है, बहुत से आजकल शॉप्स में फैंसी नाम डाल के आर्टिस्ट स्पंज है, नॉर्मल स्पंज ही वो, ठीक है, दुकान पे 50 रुपये का मिल जाता है, पर नाम के आगे डाल देंगे आर्टिस्ट स्पंज, और उसको 200-300 रुपये का बेचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट को समझो, इसलिए आर्ट मटेरियल महंगा है। और सबसे पहले देखो, अब मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, डू यू वांट टू सॉल्व दिस चैलेंज? आप चाहते हो कि इस प्रॉब्लम को जो है, इस चैलेंज को सॉल्व किया जाए, ठीक है, येस और नो, चाहते हो ना? तो उसी प्रॉब्लम का मैंने परमानेंटली सोल्यूशन निकाल दिया, ओके। सो अब सब खुश होने वाली बात है। अब हम स्कॉलरशिप की तरफ जा रहे हैं आगे आगे। इस स्कॉलरशिप में ओनली 100 सीट्स हैं, जैसा कि मैंने लाइव में आपको बता दिया था कि 100 सीट्स हैं इस स्कॉलरशिप के अंदर, ओके। क्यों है 100 सीट्स? ताकि इस स्कॉलरशिप की जो है वैल्यू बनी रहे। अब देखो इसके रूल्स देख लेते हैं, गाइडलाइंस क्या क्या है, ठीक है। नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है, एज लिमिट नहीं है कोई भी जो है ज्वाइन कर सकता है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, एटलीस्ट अगर आप छोटे बच्चे हो, 4-5 साल के बच्चे हो, तो वो ज़्यादा ही छोटा हो जाता है, तो एटलीस्ट 8 साल के 9 साल के तो बच्चा हो, ताकि थोड़ा, क्योंकि फंडामेंटल्स हैं, थोड़े से एडवांस टेक्निक्स भी मैंने सिखाई हैं, तो इसलिए आपका थोड़ा सा माइंड तो डेवलप हो कि 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चा एटलीस्ट समझ लेता है इन चीज़ों को। ऑलराइट, सो प्रोग्राम की ड्यूरेशन है 6 महीने। आपकी प्रोग्राम की ड्यूरेशन यानी कि ये प्रोग्राम होगा आपका 6 महीने तक चलेगा, प्लस इसमें 3+3 का मॉड्यूल मैंने डाला है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे, ओके। और ये आप पढ़ सकते हो बाद में। 6 मंथ प्रोग्राम, ठीक है, 3 मंथ में डिवाइडेड है ये प्रोग्राम। अब देखो, क्लैरिफाई अफोर्डेबल स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
असाइनमेंट्स जो हैं आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अब देखो इसका एक रूल ये है कि 3 महीने के बाद, ठीक है, मैं थोड़ा इसको आगे कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आफ्टर 3 months 10 स्टूडेंट विल एग्जिट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब मुझे इस प्रोग्राम की वैल्यू बना के तो रखनी थी, तो उसके लिए हमने 100 सीट्स निकाली, प्लस 3 महीने के बाद जो भी 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं किया होगा, जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होंगे, बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, ठीक है, उन स्टूडेंटों को जो है उससे निकाल दिया जाएगा, यानी कि स्कॉलरशिप से निकाल दिया जाएगा 3 महीने के बाद। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा एक भी काम नहीं करेगा, जो बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे, जो बिल्कुल ही असाइनमेंट्स नहीं करेंगे, उनको निकाला जाएगा सिर्फ। और ज़रूरी नहीं है 10 के 10 को ही निकाला जाए, हो सकता है 100 के 100 बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं तो किसी को नहीं निकाला जाएगा। हो सकता है कि 5 बच्चे ख़राब काम कर रहे हैं, या काम देखो ख़राब काम करो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, काम करो, लेकिन जो काम नहीं कर रहे उनको निकाला जाएगा। यानी कि जिस बच्चे ने 3 महीने में एक भी काम नहीं किया, या जिस बच्चे ने सिर्फ 2 काम ही किए हैं, सिर्फ उन्हीं को ही निकाला जाएगा, ऐसे बच्चों को जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस स्कॉलरशिप में टाइम पास वाले लोग नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। सो ओके, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंटों को निकाला जाएगा, तो और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो काम कर रहे हैं, भले ही ख़राब काम कर रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं, ओके। और उसके बाद आप पढ़ सकते हो स्टैब्लिश प्रोवाइडेड रेगुलर अपडेट्स, ठीक है, फीडबैक फॉर स्टूडेंट। देखो रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी आपको, ठीक है, जब आप ग्रुप में ज्वाइन होगे, कम्युनिटी में ज्वाइन होगे, ठीक है, क्लासेस की यानी कि स्कॉलरशिप की। सो उसमें आपको एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उस ग्रुप में जो है आप कम्युनिटी में रहोगे, और उसमें और भी स्टूडेंट्स रहेंगे, जिसमें आप अपना काम भेजोगे, आपको फीडबैक लगातार मिलते रहेंगे काम के, ताकि आपका काम इम्प्रूव होता रहे। फीडबैक से ही आप अपना काम इम्प्रूव करते हो, और कोई तरीका नहीं है कि आप अपना काम इम्प्रूव कर सको। मेथड्स टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, लेकिन फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा आप गलती कहाँ कर रहे हो, तब तक आप जो है इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। और देखो मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए एटलीस्ट बच्चों को पढ़ाते हुए, इस फील्ड के अंदर स्टूडेंटों को पढ़ाते हुए, सिखाते हुए, और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। देखो हर स्टूडेंट, कई बार होता है कुछ स्टूडेंट नई गलतियाँ भी कर देते हैं, तो उनको नया ही मेथड बताना पड़ता है कि आप इस मेथड से करो। अब ये चीज़ कोई यूट्यूब पे तो नहीं सिखा देगा, या कोई रिकॉर्डिंग कोर्स में तो नहीं सिखा देगा कि आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सा मेथड सूट कर रहा है, ठीक है। आप किस तरीके से, एक अच्छा टीचर ही बता सकता है कि इस स्टूडेंट की क्या स्किल की पावर है, ठीक है, वही आपको गाइड कर सकता है कि यार ये बच्चा शेडिंग बहुत अच्छी करता है, ये पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, तो शेडिंग के ऊपर थोड़ा और फोकस करो बेटा। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि फीडबैक की तरह काम करती हैं, और इसी से आर्टिस्ट इंप्रूव होते हैं, और इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है आज के टाइम में, ठीक है। ये भी वही सारी गाइडलाइंस हैं जो मैंने अभी बता दी। अब देखो नो रिकॉर्डिंग लाइव क्लासेस, ठीक है, लाइव क्लासेस हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है इसकी। अब क्योंकि लाइव हो रही है ना क्लासेस, इस वजह से इसमें मैंने रिकॉर्डिंग नहीं रखी है, बिकॉज रिकॉर्डिंग दे देते हैं, रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है और कोई कुछ करता नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ क्लासेस की रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट क्लासेस हो रही है, कोई इंपॉर्टेंट क्लास की जा रही है, कोई स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, तब जो है रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, आपको लाइव क्लासेस के लिए लेनी पड़ेगी, तभी उसकी आप वैल्यू करोगे, और लाइव क्लासेस में ही आप इम्प्रूव करोगे। और अगर ऐसा होता है कि मान के चलो कोई चीज़ है जो आपने मिस कर दी, तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ बताई जाएगी। अगर आप एक क्लास आपने मिस कर दी, ठीक है, तो आपको कोई रिकॉर्डिंग तो मिल नहीं रही है उसकी, तो आपको वही टेक्निक, वही चीज़ें नेक्स्ट क्लास में बताई जाएंगी, ठीक है। वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, तो आपको जब भी आप मैसेज करो तो ये ज़रूर बताया करो कि आप कहाँ से बोल रहे हो, दिल्ली से हो, मुंबई से हो, या कहीं से भी हो, जयपुर से हो। सो ये मेरा छोटा सा एक इंट्रो है, ठीक है। और ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट फर्स्ट। देखो मैं अभी अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ, लाइफ टाइम स्टूडेंट रहना है, ये एटीट्यूड हमेशा रखना है। जब भी सीख रहे हो ना, किसी से भी सीख रहे हो, कहीं भी सीख रहे हो, हमेशा ये मानो कि आप लाइफ टाइम स्टूडेंट हो। कभी अपने अंदर ही घमंड मत आने दो। जिस दिन आपने ये मान लिया ना कि हाँ भाई मैं परफेक्ट हो गया, उस दिन आप इम्प्रूव करना ही बंद कर दोगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो, अपने आप को हमेशा लाइफ टाइम स्टूडेंट मानो, ठीक है, तभी आपकी जो है ना सीखने की वो दिमाग खुला रहेगा। अभी मैंने अपने बारे में थोड़ा लिख रखा है, कोच, टीचर प्लस आर्टिस्ट। अब ये देखो माइंड टीचर का है, हार्ट आर्टिस्ट का है। देखो दिल तो आर्टिस्ट का ही रहेगा ना, चाहे कितनी भी टीचिंग कर लो। माइंड का मतलब अपने दिमाग से सिखा रहे हो, नई नई स्किल्स, नए नए मेथड्स रोज़ डेवलप कर रहे हो, पर आर्टिस्ट का दिल हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए, और उससे हम कोचिंग करते हैं। यानी कि दिल आर्टिस्ट का और दिमाग टीचर का मिलके बना कोच। और
ये कुछ मेरा अवार्ड मुझे मिला था, एक्सेलेंस अवार्ड, तो ये उसके बारे में मैंने थोड़ा डाल रखा है। ओके, सो ये न्यूज़ चैनल पे भी आया था, तो वो भी आप देख सकते हो कभी। अच्छा, अब ये अर्निंग का बारे में कुछ बता रखा है मैंने इसमें, ठीक है। तो देखो आर्ट की लाइन में कितना पैसा है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि आर्ट में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, चिल्लाते रहते हैं, और आके मम्मी पापा का भी आके कान भरते हैं कि आर्ट आपने बच्चा किस में डाल दिया, आर्ट में तो पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब देखो ये पूरा रिसर्च है, इसको गूगल करके खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। ये पेंटिंग्स है। अब देखो ये मैंने इसमें डाल रखा है कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्थ $2.7 बिलियन, ठीक है। सो ये पूरा ग्लोबली मैंने इसके अंदर डाल रखा है कि आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हो बाद में, ठीक है। तो इसमें कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में दे रखा है। उसके बाद जो सालाना जो इसका होता है ना लेन देन आर्ट का, वो कम से कम $60 बिलियन तक जाता है। $60 बिलियन सोच सकते हो कितना ज़्यादा होता है। अगर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो मैं यहाँ पे गिन भी नहीं पाऊँगा, ये बहुत ज़्यादा पैसा होता है, $60 बिलियन। ओके, ऐसे मान सकते हो, काफ़ी बड़ी रकम होती है $60 बिलियन। अब सोचो आर्ट के अंदर $60 बिलियन की ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, ठीक है। सालाना जो इसमें कमाई होती है ना, पेंटिंग बिकती हैं, ठीक है, सेल होती है, पूरे वर्ल्ड में $60 बिलियन का एक नेटवर्क बनाता है। तो ये चीज़ अब अपने मम्मी पापा को दिखाओ, ये चीज़ किसी को भी दिखाओ जो बोला ना आर्ट में पैसा नहीं, उसको दिखाओ कि भाई $60 बिलियन की ये इंडस्ट्री है। ओके, सो ये दिमाग खोलने वाली चीज़ें थोड़ी, जब आप रिसर्च नहीं करते हो इसलिए आपको पता नहीं चलता है। आप बस किसी घर में पड़ोसी का अंकल है, उसकी सुन के आता कि वो बोल रहा है कि आर्ट में पैसा नहीं है, आर्ट में ये नहीं, जिसको पता ही नहीं आर्ट के बारे में, कोई नॉलेज ही नहीं है, सोचो वो बंदा बोल रहा है। अब देखो वो ज्वाइन वो नॉट ज्वाइन, कौन ज्वाइन कर सकता है इस स्कॉलरशिप को और कौन ज्वाइन नहीं कर सकता, उस पर बात करते हैं। अब देखो ये मैंने आपके लिए फ़नल बनाया और ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। जो स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं, स्कॉलरशिप ज्वाइन करना चाहते हो, इस फ़नल को बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। सो देखो ये फ़नल क्या कहता है, ठीक है। मैंने बेसिकली मुझे बहुत सोच समझ के ये फ़नल बनाया है और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इस फ़नल के अंदर यानी कि ये स्कॉलरशिप है, मान के चलो, ठीक है। ये फ़नल क्या है, हमारा स्कॉलरशिप है। अब इस स्कॉलरशिप के अंदर 100 सीट्स, ठीक है, ये 100 इंस्पायरिंग आर्टिस्ट, ये रहे, ये 100 इंस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं जो कि अंदर जाएंगे इस स्कॉलरशिप के, ग्रीन में जो दिखा रखा है ना वो वाला। और ठीक है ये 100 अंदर गए। कौन कौन किस किस के लिए वर्कशॉप नहीं है पहले मैं बता देता हूँ। इंस्पायरिंग आर्टिस्ट मतलब जो कि आर्ट को लेकर डेडिकेटेड है रियल में, जो मजाक नहीं कर रहे हैं अपने साथ ना अपने टीचर के साथ। कौन कौन नहीं जा सकता इस स्कॉलरशिप के अंदर, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। टाइम पास वाले लोग एलिजिबल नहीं है, जो टाइम पास करना चाहते हैं। इसलिए मैंने इस स्कॉलरशिप को फ्री ना रख के, ठीक है, इसको एक अफोर्डेबल प्रोग्राम पे रखा। फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, वो मैं आगे समझाऊंगा फ्री की चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। अब देखो टाइम पास पीपल्स जो टाइम पास करने आ रहे हैं, मस्तीखोरी करने आ रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है। कामचोर जो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें भर भर के असाइनमेंट मिलेंगे आपको घिसा जाएगा, अच्छे से रगड़ रगड़ के काम करवाया जाएगा आपसे। देखो अगर मैं आपको जो मेरी महंगी क्लासेस होती हैं उनका मैं एक्सेस आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस पे दे रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी दबा के काम करो, ठीक है। तो आपसे दबा के काम करवाया भी जाएगा। तो काम चोरों के लिए ये नहीं है, ठीक है। आलसी और लेज़ी लोगों के लिए नहीं है ये, ठीक है। बहानेबाज वालों के लिए नहीं है, जो बोलते हैं कि मेरे मम्मी पापा जो है सपोर्ट नहीं करते हैं आर्ट में, और ये है वो है, आज मेरे अंकल के यहाँ हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया। उन बहानेबाज लोगों के लिए बिल्कुल भी ये स्कॉलरशिप नहीं है, क्योंकि उससे बहाने मारते रहेंगे, वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ मम्मी पापा पे डिपेंड रहते हैं, या एक बार बोलो मम्मी पापा सब कुछ टाल देते हैं। अब आपकी लाइफ के 10 साल 5 साल जब ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, और आप सोचोगे कि आकाश में आर्टिस्ट बन जाता, और अब अपने बूढ़े मम्मी पापा पे कसूर डालोगे इस बात का, तो क्या अच्छा लगेगा कि आपकी वजह से मैं आर्टिस्ट नहीं बन पाया। चलो कसूर डाल भी दोगे, ठीक है, तो उससे हो क्या जाएगा, टाइम तो वापस नहीं आएगा ना वो, कि जितना मर्जी कसूर करते रहो, दूसरों को कसूर देते रहो, ठीक है। तो ये बहानेबाजों के लिए नहीं है वर्कशॉप, सॉरी स्कॉलरशिप। दूसरा रिच स्टूडेंट, यानी कि जो बहुत अमीर स्टूडेंट है, जिनके पास बहुत पैसा है, तो उनके लिए मेरी जो पेड क्लासेस होती हैं, प्रीमियम क्लासेस होती हैं, उनके लिए मेरी वो वाली क्लासेस हैं, उनके लिए ये वाली क्लासेस नहीं आई। ये क्लासेस हैं किसके लिए। दूसरी बात,
जो फ्री वाले स्टूडेंट हैं, जिनको सिर्फ सब कुछ फ्री में चाहिए होता है, ठीक है, जिनकी सोच होती है कि फ्री मिल जाए, ये भी फ्री मिल जाए, वो भी फ्री मिल जाए, तो ये फ्री वालों के लिए भी नहीं है, क्योंकि फ्री वाले इसको जो है अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको हर चीज़ फ्री में चाहिए होती है। सो इसलिए फ्री वाले लोगों के लिए भी नहीं है, ठीक है, जिनकी सोच थोड़ी ऐसी होती है ना कि हर चीज़ फ्री की मिल जाए बस, ठीक है, बस वैल्यू नहीं करनी किसी भी चीज़ की, तो ये उनके लिए नहीं है बिल्कुल भी। किन के लिए है ये वर्कशॉप, सॉरी स्कॉलरशिप? ये स्कॉलरशिप उनके लिए है जो लोअर मिडिल क्लास हैं, जो स्टूडेंट गरीब हैं, जिनको चाहिए कि अच्छी नॉलेज मिले, अच्छी लर्निंग मिले, जो पैशनेट हैं सीखने के लिए, जो मेहनत करने को तैयार हैं, ठीक है, लेजीपन नहीं है जिनके अंदर, ये वर्कशॉप जो है उनके लिए है, ठीक है। सो जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, ये जो है स्पेशली स्कॉलरशिप उन्हीं के लिए निकाली गई है। अब देखो कोई बहाना नहीं चलेगा अब, ठीक है, कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्लासेस, या फिर मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, या ये है या वो है। अब तो देखो आपको अच्छे से अपने पे फोकस करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम मैंने आप ही लोगों के लिए निकाला है, ठीक है, ताकि आप अफोर्ड कर सको, सीख सको। और जो चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम होती है ना कि लर्निंग के लिए पैसे नहीं है, एडवांस लर्निंग के लिए, एडवांस कोर्स सीखने के लिए, ठीक है, और अर्निंग इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज लर्निंग नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, कोई स्किल ही नहीं है, तो अर्निंग कैसे होगी, पैसा कैसे कमाओगे जब तक कोई भी स्किल ही नहीं होगी। तो इसलिए ये प्रोग्राम मैंने 6 महीने का रखा है, और इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पोर्ट्रेट भी रखे, पोर्ट्रेट भी सीखेंगे हम, ठीक है। सो आई होप कि फनल समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ देखो, 3 महीने के बाद 10 स्टूडेंट जो है निकाल दिए जाएंगे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद फनल में जो आगे स्टूडेंट जाएंगे ना, 90 स्टूडेंट जो आगे जाएंगे, 95 भी हो सकते हैं, 98 भी हो सकते हैं, ओके। सो ये जो स्टूडेंट है, अब इसमें से जो 3 स्टूडेंट होंगे उनको हम इनाम भी देंगे, गिफ्ट वगैरह देंगे, 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको आर्ट मटेरियल भी देंगे, ठीक है, जो अवार्ड्स भी मिलेंगे बच्चों को जो सबसे अच्छा करेंगे, ठीक है। और जो टॉप 1 स्टूडेंट होंगे या जो बहुत ही अच्छा काम करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करेंगे, उनको जो है देखो ये आपके इनाम वगैरह, ठीक है, अवार्ड्स भी मिलेंगे, इनाम भी मिलेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो है इंस्पिरेशन मिले काम करने की, आपको मोटिवेशन मिले, चाहे अवार्ड के लालच में या फिर आर्ट मटेरियल के लालच में या गिफ्ट्स के लालच में, आप काम तो करो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप काम करो दबा के। उसके बाद 100% स्कॉलरशिप, यानी कि जो स्टूडेंट बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया किसी मान के चलो किसी स्टूडेंट ने, तो उसको जो है 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगी, ठीक है, यानी कि उसकी स्कॉलरशिप, यानी कि जो उसकी जो पूरा स्कॉलरशिप का है ना कोर्स, वो फ्री हो जाएगा एक तरीके से मान के चलो। लेकिन ये उसी स्टूडेंट को मिलेगा जो सबसे बेस्ट काम करके दिखाएगा, सबसे बेस्ट काम होगा जिसका, ओके। तो इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। अब चलते हैं, अब ये क्या रिलेशन बिटवीन, अब देखो अर्निंग, लर्निंग और एनर्जी, या इसको अगर हम करें एनर्जी, देखो कोई भी चीज़ है, आप अगर आपको लेजीनेस से बचना है, आलस से बचना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एनर्जी, ठीक है। एनर्जी होगी तभी लर्निंग कर पाओगे, सीख पाओगे। उसके बाद लर्निंग के बाद ही आपकी अर्निंग होगी, विदाउट लर्निंग कोई अर्निंग नहीं है, ठीक है। और लर्निंग करने के लिए भी आपको थोड़ी बहुत अर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत क्या, जबकि आर्ट सीखने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा जो है अर्निंग की ज़रूरत थी, बिकॉज आर्ट जो है एक्सपेंसिव है काफ़ी ज़्यादा। अगर हम किसी अच्छे आर्टिस्ट से भी सीख रहे हैं तो वो और एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में किसी भी उल्टी सीधी जगह पे सीख लेते हैं, हाथ खराब, माइंडसेट खराब, सब चीज़ खराब हो जाती है। और उल्टा उसके चक्कर में होता क्या है ना, पैसे और ज़्यादा खर्च होते हैं, क्योंकि आपने गलत जगह सीखा। आप महीने के मान के चलो कहीं सीख रहे हो 500, 1000, 1500 में कहीं सीख रहे हो, अब वो आपको गलत सलत सिखा रहा है आर्टिस्ट, आपने उससे 2 साल सीखा, सारा गलत सीखा, हाथ भी ख़राब कर लिया, माइंडसेट भी ख़राब कर लिया, टाइम भी वेस्ट कर लिया, प्लस आप वही 2 साल, अगर 2 साल की जगह अगर आप 2 महीने भी किसी अच्छी जगह पे सीख लेते हैं ना, तो आपका पैसा और कम लगता। मान के चलो आपने 2 महीने अच्छी जगह सीखा, वहाँ आपने 10,000 भी लगाए, और ऐसी जगह जहाँ आपने 2 साल सीखा आपने 20,000 लगाए, ठीक है। तो वो 2 महीने में आप जो है 2 साल से ज़्यादा सीख गए, तो टाइम भी बच गया, ठीक है। लेकिन अब क्या चीज़ होती है उसमें, इकट्ठा इतना पैसा देने के लिए होता नहीं है, क्योंकि क्लासेस बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप, और बहुत से स्टूडेंट जो मेरे पास भी क्लासेस लेने आते हैं, उसमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते क्लासेस, तो वो बोलते हैं सर आपकी क्लासेस बहुत एक्सपेंसिव है, जबकि ऐसा है नहीं। तो इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम आपके लिए निकाला कि हर कोई अफोर्ड कर पाए इसको, गरीब से गरीब हो, ठीक है, और वो भी अफोर्ड कर पाए। अब देखो नथिंग इज़ फ्री। अब इसके अंदर मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने चाहूँगा, ये थोड़ा स्कॉलरशिप से अलग है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी चीज़ जो होती है इस दुनिया में ना फ्री नहीं होती वो, ठीक है। अगर आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हो, ठीक है, बहुत सी चीज़ें आप देखते हो, ये बेसिकली एक गलत माइंडसेट आजकल लोगों का बन गया है।
अब देखो देखो मैं इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मज़ा आ जाएगा समझ के। इनडायरेक्ट मनी एंड डायरेक्ट मनी, इसमें क्या डिफरेंस है? देखो कोई चीज़ है, आप खरीदते हो, दुकानदार के पास जाते हो, आप उसको पैसे देते हो, तो आप उसको डायरेक्ट मनी दे रहे हो और उसके बदले कोई चीज़ ले रहे हो आप, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब मान के चलो आप स्कॉलरशिप में गए, ठीक है, आपने फ़ीस पे करी और आपने सीखना चालू किया, तो वो एक डायरेक्ट मनी हो गया। अब इनडायरेक्ट मनी क्या होता है? इनडायरेक्ट मनी ये होता है कि आप इनडायरेक्टली पैसा नहीं देते, आपसे इनडायरेक्टली कंपनीज वाले जो है पैसा निकलवाते हैं। अब वो कैसे होता है? नथिंग इज़ फ्री। देखो ये चीज़ याद रखो, नथिंग इज़ फ्री इफ़ इट्स देन यू आर द प्रोडक्ट। देखो अगर कोई चीज़ मतलब कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, पहली बात तो अगर फ्री में मिल रही है तो आप हो प्रोडक्ट। बड़ी बड़ी कंपनीज फेसबुक हो गई, ठीक है, जो कि आपको फ्री में चीज़ें दे रही हैं, आप डाल सकते हो, यूट्यूब हो गया, तो उनके क्या प्रोडक्ट है? उनके आप ही प्रोडक्ट हो उनका। अब देखो फ्री इज़ कॉस्ट यू मोर देन पेड, यानी कि फ्री की चीज़ जो होती है वो आपको महंगी पड़ती है किसी पेड चीज़ से भी ज़्यादा। वो कैसे बढ़ती है वो मैं आगे आपको समझाता हूँ, ठीक है, बहुत एक डीप कॉन्सेप्ट है। अब मान के चलो हाउ यूट्यूब अर्न, यूट्यूब पैसे कैसे कमाता है ये चीज़ समझो। यूट्यूब आपको दिखाता है एड्स, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, अगर ये आप हो, ठीक है, तो यूट्यूब क्या करता है? आपको दिखाता है एड्स, ये रहे यूट्यूब के एड्स, और आइए आपने देखे एड्स, ठीक है। अब एड्स के पैसे कौन देता है? एड्स कौन चलाती है? कंपनीज। कंपनी है, मान के चलो ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, कंपनी चलाती है अपने ऐड वो चलाती है यूट्यूब पे, और यूट्यूब का प्रोडक्ट कौन हो? आप उसके प्रोडक्ट हो, क्योंकि अगर लोग ही नहीं होंगे तो कोई कंपनी क्यों ऐड चलाने के लिए पैसा देगी? भूतों को थोड़ी ना ऐड दिखाएगी। अब आप क्या करते हो? आप खरीदते हो कंपनी के प्रोडक्ट। कंपनी कहाँ से पैसा कमा रही है? प्रोडक्ट के थ्रू, ऑलराइट, प्रोडक्ट के थ्रू कंपनी पैसा कमा रही है। अब आप उसके कंज्यूमर हो इस कंपनी के, या तो कंपनी आपको डायरेक्ट कैसे सामान बेचेगी, आप ऐड दिखाएगी। अब ऐड कहीं तो दिखाएगी, वो यूट्यूब पे दिखाएगी, टीवी पे दिखाएगी, कहीं तो दिखाएगी ना वो। तो अब कंपनीज क्या करेंगी? ये जो प्रोडक्ट है ना आपका, अब देखो होता क्या है, कंपनीज से या तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हो, दुकान पे जाते हो, खरीद लेते हो, ये चीज़ होती है, लेकिन उससे पहले का प्रोसेस ये होता है, पहले आप ऐड देखते हो, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट देखा, कोई पता लगा, कुछ देखा आपके अंदर वो होड़ा खुटी उसको लेने की, तो आप गए दुकान पे जाके आप लेके आ गए। मान के चलो एग्जाम्पल के लिए आपने कोका कोला का ऐड देखा, पेप्सी का ऐड देखा, ठीक है, ये आपने ऐड देखा, आपने देखा यूट्यूब पे ऐड देखा, फिर आपको क्रेविंग उठी वो पीने की, ठीक है, पीने की क्रेविंग उठी, आप गए दुकान पे गए, दुकान पे जाके आपने कैन खरीद लिया और पी गए। मान लो आपने 30 रुपये का कैन खरीदा, अब ऐसे ही आपने 10 बार ऐड देखा यूट्यूब पे और 10 कैन आपने खरीद लिए, कंपनी से खरीद लिया, ओके। खरीदने के बाद आपने कितने पैसे लगाए उसमें कैलकुलेट कर लो, 300 रुपये मान के चलो, 300 रुपये आपने खर्च कर दिए, 300 रुपये आपके गए कंपनी के पास। अब उसमें से कंपनी क्या करेगी? मान के चलो आधे पैसे कंपनी ने ऐड में डाले और यूट्यूब को दे दिए, यानी कि इनडायरेक्ट मनी हुआ। यूट्यूब ने आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं लिए, पर उसने इनडायरेक्टली आपसे पैसे ले लिए, कंपनी के थ्रू होता क्या क्या पैसा। ये चीज़ समझ में आई किस तरीके से हुआ? क्यों? क्योंकि आप उसके प्रोडक्ट हो, आपको यहाँ पे बेचा गया कंपनी के थ्रू। सो ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है। तो आप ही प्रोडक्ट हो उसके, कंपनी का प्रोडक्ट ये है, यूट्यूब का प्रोडक्ट आप हो, ठीक है, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, उसका प्रोडक्ट हो आप, ओके। सो ये चीज़ आपको समझने वाली बात है। अब मान के चलो यूट्यूब का आपने पेड खरीद के रखा होता, 100 रुपीज़ का या 150 रुपीज़ का, जितने का भी होता आपने खरीद के रखा होता, तो आपको ऐड नहीं आता पेप्सी का, आपके पास अगर ऐड नहीं आता तो आपने जो 300 रुपये कंपनी को दिए थे वो आपके बच जाते। तो क्या हुआ? आपको ज़्यादा खर्चा हुआ बजाय पेड प्रोग्राम के, ठीक है। यूट्यूब के पेड उससे आपका ज़्यादा खर्चा किससे हुआ? इनडायरेक्ट मनी से। और ये तो सिर्फ एक ही ऐड है, आप तो बहुत सारी ऐड देखते हो ना, तो सोचो आप सिर्फ ऐड देख देख के आप कितनी जो है चीज़ें खरीदते हो, ठीक है। हो सकता है सब ना खरीदते हो, बहुत एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। क्रेविंग तो सबके मन में उठती है ना खरीदने की, आप देखते हो तो आपके मन में क्रेविंग्स उठती हैं कि यार मैं ये खरीद लूँ, या जोमेटो की ऐड आती रहती है बहुत ज़्यादा, आपने ऑर्डर कर लिया बर्गर या पिज़्ज़ा, वो पैसा जोमेटो के पास गया, जोमेटो से फिर उसने यूट्यूब में डाला अपनी ऐड चलाने के लिए, तो पैसा ऐसे ऐसे घूम रहा है।
तो आपसे कंपनी डायरेक्ट पैसा ना लेके इनडायरेक्ट मनी ले रही है, पर डायरेक्ट भी ले रही है क्योंकि आप उसका पेड पेड वो सब्सक्रिप्शन भी होता है, इसमें आपको ऐड नहीं दिखाई जाती है। अगर ये सिस्टम ना होता तो यूट्यूब आपसे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चल रहा होता, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह प्रोग्राम चलते हैं 100 200 150, ठीक है, इस तरीके का सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है यूट्यूब पे भी। यूट्यूब भी फ्री नहीं होता, और यूट्यूब भी फ्री नहीं है अगर इस तरीके से आप सोचोगे तो। उल्टा आपको ज़्यादा खर्चा हो रहा है महीने का अगर आप ऐसे कैलकुलेट करके सोचते हो तो। फ्री इज़ कॉस्टली मोर देन पेड, ठीक है, फ्री इज़ कॉस्टली यू मोर देन पेड। तो ये चीज़ आपको दिमाग में डाल लेनी है, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये आपकी मज़ा आएगा सुन के। ओके, हाउ यूट्यूब अर्न फ्रॉम्स यू, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट 30 रुपये का कैन था, इस तरीके से वो 300 रुपये का हुआ और 200 रुपये का लॉस, एक तरीके से मान सकते हो। सो अब हम चलते हैं शॉर्टकट। बहुत से स्टूडेंट शॉर्टकट मांगते हैं, भाई आर्टिस्ट बनने का शॉर्टकट क्या है वो बता दो हमें। तो मेरे पास कॉल आती है, स्टूडेंट पूछते हैं सर कम से कम हमें कितना काम करना चाहिए एक दिन में। कोई ये नहीं पूछता कि सर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितना काम करना चाहिए, और कितना काम करना चाहिए वो मैं बता दूंगा। डेली कम से कम आपको 1 घंटा काम तो करना ही करना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, द शॉर्टकट टू बिकम एन आर्टिस्ट, बिकम अ गुड आर्टिस्ट, इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट सिर्फ एक ही है, सिर्फ। और शॉर्टकट क्या है? ये है शॉर्टकट, ठीक है। डिसिप्लिन प्लस हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ये 3 शॉर्टकट की कीज हैं। ये चाबियां हैं उन शॉर्टकट्स की। डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए और स्मार्ट वर्क होना चाहिए। जब भी तीनों चीज़ें मिलती है ना तब आपको सक्सेस मिलती है। प्लस स्मार्ट वर्क क्या है? देखो स्मार्ट वर्क है राइट नॉलेज, राइट ट्रेनिंग, ठीक है, और राइट मेंटोर। राइट नॉलेज और राइट ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी आपको? राइट मेंटोर से मिलेगी। तो आपको क्या चाहिए? राइट नॉलेज और राइट ट्रेनिंग, ठीक है, नॉलेज एंड ट्रेनिंग। वो आपको कहाँ से मिलेगी? राइट मेंटोर से मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये होता है आपका स्मार्ट वर्क। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे मेंटोर से सीखने जाते हो, ठीक है, अच्छे आर्टिस्ट से सीखते हो, तो उसका 10 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसने बहुत सारी गलतियाँ करी होती हैं, वो आप कुछ 1-2 सालों में सीख जाते हो। ओके, 1-2 सालों में, 6 महीने में, जैसे कि मैंने स्कॉलरशिप 6 महीने की निकाली है, तो आप इतने कम टाइम में 10-20 साल का एक्सपीरियंस सीख जाते हो। तो उससे अच्छा स्मार्ट वर्क क्या है? यानी कि आपकी लर्निंग। और हार्ड वर्क क्या है? मैंने आपको असाइनमेंट दिए क्लास के अंदर, मान के चलो मैंने बोला दिन के 20 असाइनमेंट करने हैं, आपने मुझे मान के चलो 25 करके दिखा दिए, ठीक है। डिसिप्लिन क्या है? आपने सोचा, ठीक है, आपको फ़ोन चलाने का मन हुआ, पर आपने पूरे दिन फ़ोन नहीं चलाया, ठीक है। आपका मन हुआ कि मैं मूवी देख लूँ, आपने पूरे दिन मूवी नहीं देखी, आपने काम किया पूरे दिन, वो आपका डिसिप्लिन है, ठीक है। राइट मेंटर, मैंने आपको राइट नॉलेज दी इन 6 महीनों के अंदर, राइट क्लासेस दी, आपको राइट मेथड सिखाया, टेक्निक सिखाई, सब कुछ राइट सिखाया। उसके बाद आपने हार्ड वर्क किया, मैंने जो भी असाइनमेंट किए आपने मुझसे उससे ज़्यादा ही करके दिया, मेरी एक्सेप्टेशन ज़्यादा करके दिखाया। और हार्ड वर्क, आप ये सब चीज़ जब भी कर पाओगे तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम सबके पास 24 घंटे होते हैं। अब उन 24 घंटों में से आपने मान के चलो 10 घंटे काम किया, ठीक है, तभी तो आप इतना कुछ कर पाए ना। 10 घंटे में आपके पास कितनी चीज़ें हो सकती थी करने के लिए? आप फ़ोन चला सकते थे, मूवी देख सकते थे, नेटफ्लिक्स देख सकते थे, पर आपने कुछ नहीं किया। आप दोस्तों के साथ खेलने भी जा सकते थे, इवन वो बेटर है अगर आप मूवी वगैरह देख रहे हो तो, ठीक है। आपने वो कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ अपनी स्किल और ट्रेनिंग पे फोकस किया कि भाई सर ने असाइनमेंट दिया मुझे, सर को 20 दिए तो मुझे 25 करके दिखाने हैं। तो वो चीज़, सब चीज़ आपने त्याग दी सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से, ठीक है। सो ये 3 कीज़ हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं, जो आपको हमेशा याद रखनी है लाइफ में। वीडियो लंबी हो सकती है, पर ये पीपीटी बनाई, इसको समझो, इस स्कॉलरशिप के प्रोग्राम को समझो, इसलिए मैंने ये बनाई है। अब देखो आप किससे सीखना पसंद करोगे, ठीक है। एक 60 ईयर्स ओल्ड प्रोफेसर से जो 60 साल का है, कोई बुढ़ा खुचट हो गया है, या फिर एक फ्रेंडली कॉलेज सीनियर से? फ्रेंडली कॉलेज सीनियर सीखना चाहोगे आप, क्योंकि वो फ्रेंडली है, उसका नेचर फ्रेंडली है, ठीक है। मैं कोई 60 ईयर्स का तो बुढ़ा तो हूँ नहीं, ठीक है। एज एन आर्टिस्ट जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो एक फ्रेंडली कॉलेज सीनियर की तरह ही सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये है हमारा स्कॉलरशिप का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अब जाके रिवील हुआ है, ठीक है, स्कॉलरशिप फॉर आर्टिस्ट, इस तरीके से दिखता है प्रोग्राम। व्हाट यू विल लर्न इन ट्रेनिंग, आप क्या क्या सीखोगे ट्रेनिंग के अंदर, वो चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। करिकुलम, ठीक है, ये आपका करिकुलम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखो ये चीज़ देखो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट, इस इमेज को देखो, सुपरमैन दिख रहा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट क्या होता है? सुपरमैन।
और फंडामेंटली नॉट स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट, यानी कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी हैं जो कि फंडामेंटली नॉट स्ट्रॉन्ग है। अब ये पूरी की पूरी इन आर्टिस्टों की भीड़ उठा लो, कैलकुलेट कर लो, ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं सारे के सारे, लेकिन इनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। दूसरी तरफ इस बंदे को उठा लो, सुपरमैन को, जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट है। अब आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सुपरमैन इन सबको अकेला जो है पीट सकता है, ठीक है। सुपरमैन से ये सारे मिलके भी ढंग से नहीं लड़ पाएंगे, सुपरमैन में इतनी पावर है। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट होता है ना, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो 100 आर्टिस्टों को ढेर कर सकता है जिनकी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फंडामेंटल्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट फंडामेंटल आप सुपरमैन नहीं बन पाओगे। देखो, रीब्रांड योरसेल्फ मतलब इस स्कॉलरशिप के अंदर आप आओगे तो ऐसे परेशान, ठीक है, आपकी स्किल बहुत कम होगी, लेकिन जब आप स्कॉलरशिप से निकलोगे तब आप एक सुपरमैन बन के निकलोगे। अब आगे चलते हैं। अब देखो, ये हमारी स्कॉलरशिप है और ये सारा जो है इसका सिलेबस है, जब मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। फंडामेंटल्स पे फोकस हो रहा है, ठीक है, स्कॉलरशिप के अंदर फंडामेंटल्स, स्ट्रैटेजीज़, ये जो है अच्छे से आप पढ़ सकते हो। अगर मैं सारा बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। फंडामेंटल स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी, बेसिक टेक्निक्स बताई जाएंगी, ऑर्गेनिक शेप्स हो गई, ठीक है, शेप मार्किंग कैसे करते हो, ठीक है, शेप का जो है डिस्टेंस वगैरह कैसे करना होता है, आई कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बताया जाएगा आपको, प्रैक्टिस एंगल सब कुछ बताया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिक शेप्स भी सिखाए जाएंगे। अब देखो, इस तरीके का ये पूरा इंटरनेशनल सिलेबस है, ठीक है। अब देखो, एक्यूरेसी कैसे करनी है आपको, एक्यूरेसी कैसे रखनी है, पर्सपेक्टिव सिखाया जाएगा इसके अंदर आपको, और आपको पेंसिल टूल सिखाए जाएंगे, आपको पेंसिल पकड़नी कैसे है वो भी सिखाया जाएगा, शेडिंग कैसे करनी है, ठीक है, लाइन, क्यूब, सिलेंडर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्या क्या शेप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल लाइन के बारे में भी सिखाया जाएगा आपको, स्टिल लाइफ सिखाई जाएगी, ठीक है, स्टिल लाइफ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ग्रिड ड्राइंग यानी कि ग्रिड मेथड भी इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा। तो जो ग्रिड के फैंस हैं ना, तो उनके लिए भी अच्छी बात है। ग्रिड मेथड में क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो, मुझे इसमें आपको ये सिखाना है कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हो कमीशन वर्क से। तो कमीशन वर्क जो करने होते हैं वो हमें ग्रिड से ही बना के करने होते हैं, बिकॉज हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है 101%। और बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको वैसा ही काम चाहिए होता है जो आर्टिस्टिक ना हो। तो मैं इसके अंदर समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्लाइंट्स आते हैं, बिकॉज मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। तो कोई आपको कल को कोई ठगे भी ना, तो वो जो कमीशन वर्क से रिलेटेड होती हैं चीज़ें, वो सब भी मैं जो है स्कॉलरशिप में कवर करूँगा आपकी। अब देखो, एडवांस ग्रिड भी सिखाई जाएगी, ठीक है। कुछ टेक्निक्स हैं जो कि मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा, जो कि एडवांस होती है ग्रिड, वो भी सिखाई जाएगी आपको, ठीक है। ग्रिड की लत को छोड़ना कैसे, यानी कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इस स्कॉलरशिप में आएंगे कि भाई ग्रिड की उनको लत लगी हुई है, तो ग्रिड की लत कैसे छोड़नी है वो भी सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया एंड आर्टिस्ट पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, सोशल मीडिया वगैरह में आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो एज एन आर्टिस्ट आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है अपना, ओके। उसके बाद रेंडरिंग कैसे करनी होती है पेंसिल शेडिंग से, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हाउ लाइट वर्क्स, वैल्यूज़ वर्क, ठीक है। एजिस क्या होती हैं, एजिस बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना हाई लेवल का, कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। जब मास्टर्स की स्टडी करते हैं ना, तब वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, और ये कहीं पे भी नहीं सिखाया जाएगा आपको। उसके बाद हम चलते हैं, स्ट्रैटेजीज हो गई, रेंडरिंग कैसे करनी है, रेंडरिंग मतलब शेडिंग कैसे करनी है, ओके। उसके बाद ब्लैक एंड वाइट स्टडीज़ हो गई, रियल एंड एडवांस शेडिंग टेक्निक्स आपको सिखाई जाएगी। सिलेक्टिंग पेपर और योर एडवांस, यानी कि कौन सा पेपर आपको सेलेक्ट करना है अपने एडवांटेज के लिए। हाइपर रियलिस्टिक इसमें आपको सिखाया जाए, ठीक है। तो हाइपर रियलिस्टिक इसमें आपको सिखाया जाएगा। सो बहुत से लोगों का शौक होता है कि हाइपर रियलिज्म वगैरह कैसे बनाया जाता है, और रियलिस्टिक भी सिखाया जाएगा, ठीक है। मास्टर रियलिस्टिक सिखाया जाएगा कि जो मास्टर लोग थे वो कैसे रियलिस्टिक वर्क करते थे। उसके बाद आपके एडवांस पोर्ट्रेट स्टडीज़ होंगी, जिसमें कि आपको लूमी सेट वगैरह और भी एडवांस मेथड और टेक्निक सिखाई जाएंगी, ठीक है। कुछ मेरे मेथड्स हैं बनाए हुए, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर। और कलर थ्योरी वगैरह सिखाई जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन आर्टिस्ट। और साथ में आपको वाटर कलर सिखाया जाएगा, क्योंकि कलर थ्योरी आएगी तभी आप पेंटिंग वगैरह बना पाओगे, इस वजह से, ठीक है। तो इस सारे के सारे आपके टेक्निक्स कवर होंगे, ठीक है। पूरा एक फंडामेंटल कवर हो रहा है। फंडामेंटल के अंदर जितने भी शेप्स होते हैं ना, शेप्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, शेप्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, वो सब सिखाया जाएगा, ऑर्गेनिक शेप से लेके बेसिक शेप्स तक।
उसके बाद डॉट लगाने से लेकर लाइन लगाने तक, पेंसिल पकड़ने से लेकर पेंसिल शार्प करने तक, जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं ना, सब कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स सिखाए जाएंगे आपको। सिर्फ ये नहीं कि बेसिक फंडामेंटल बता दिए, फंडामेंटल्स भी जो मैं सिखाऊंगा ना आपको, वो भी एडवांस फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं आपके, और सारी चीज़ें इसमें मैं कवर कर भी नहीं सकता सिलेबस के अंदर। इसमें बस मोटी मोटी चीज़ें आपको बताइए, बाकी जब डीप में हम सीखेंगे तो और भी चीज़ें उसमें निकलती चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको वाटर कलर भी सिखाया जाएगा, प्रॉपर पेंटिंग बनानी सिखाई जाएगी, आप पेंटिंग बना सको, ठीक है, कलर में काम कर सको, ठीक है। आप पेंसिल शेडिंग से काम कर सको, आप सॉफ्ट पेस्टल से काम करो, आप दूसरे जो है मटेरियल से आप काम कर सको। और वैल्यूज़ की स्टडीज़ तो आपको होनी चाहिए, बिना इसके आप जो है कलर में कभी ड्रॉ नहीं कर सकते। अब देखो बेसिकली ना आपकी ड्राइंग की पावर को मजबूत किया जाता है। अब देखो इस अकेले इस स्कॉलरशिप कोर्स के अंदर आपके तीन इंडिविजुअल कोर्स आ रहे हैं। एक तो आपका आ रहा है स्ट्रॉन्ग आर्ट फंडामेंटल्स का पूरा एक कोर्स, फिर आपका पोर्ट्रेट ड्राइंग का कोर्स, और फिर आपका वाटर कलर का पूरा कोर्स। तो इस एक स्कॉलरशिप के अंदर आपको ये 3 कोर्स के बंडल एक तरीके से प्रॉपर दिए जा रहे हैं। ये 3 अपने आप में इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, अलग अलग स्पेशलाइज, जो कि आपको इस एक कोर्स के अंदर मिल रहे हैं, जो कि आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग है। 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर आपको मिल रहे हैं। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। देखो एज एन आर्टिस्ट पोर्टफोलियो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये सब कुछ सीखने के बाद क्या होता है, आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है, ठीक है। और चाहे वो पोर्टफोलियो आपका सोशल मीडिया में हो या फिर आपकी फाइल में आपका एक पोर्टफोलियो हो, उस पोर्टफोलियो का आप यूज़ करके कहीं पे भी जॉब ले सकते हो, या फिर फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो, या फिर कमीशन वर्क वगैरह कर सकते हो, जैसे कि गेट कमीशन आर्ट वर्क्स। आपका एक पोर्टफोलियो होगा तो आपने कुछ स्केचेस अच्छे करे होंगे, तब भी आपको जो है कोई स्केचेस वगैरह बनाने के लिए देगा, ठीक है। और अगर आप इंटरमीडिएट आर्टिस्ट हो ना, या आप बिगिनर हो, ये किन के लिए वर्कशॉप है, आप इंटरमीडिएट हो, बिगिनर हो, या एडवांस आर्टिस्ट भी क्यों ना हो, क्योंकि एडवांस आर्टिस्टों की भी बहुत हद तक फंडामेंटल जो है कवर नहीं हो रखे, तो वो भी आपके कवर कराए जाएंगे, ठीक। तो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रॉपर कवर होंगी अच्छे से। और फ्री हैंड ड्राइंग तो आपको सिखाई जा रही है प्रॉपर। जितने भी देखो फंडामेंटल जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तब तक फ्री हैंड ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे, और ग्रेड पे ही डिपेंड होगे सारी ज़िंदगी भर। अब देखो फर्स्ट इन्वेस्ट इन लर्निंग एंड देन आर्ट मटेरियल। बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं ना, वो अपनी सारी कमाई, सारा पैसा किस में खर्च करते हैं, आर्ट मटेरियल्स के ऊपर, जो कि एक बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे पहले इन्वेस्ट करो अपनी लर्निंग के ऊपर, अपने सीखने के ऊपर। उसके बाद जो पैसे बच जाए फिर आर्ट मटेरियल के ऊपर इन्वेस्ट करो। बेसिक आर्ट मटेरियल तो आपके पास होने चाहिए, पेंसिल, पेपर, ये सब चीज़ें, लेकिन एक्सपेंसिव मटेरियल के ऊपर इन्वेस्ट मत करो। अननेसेसरी मटेरियल्स के ऊपर इन्वेस्ट मत करो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आप अगर विदाउट ईजल आप काम चला सकते हो बोर्ड लगा के, तो करो वो। जहाँ पैसे मटेरियल में जहाँ पैसे बचा सकते हैं ना, वहाँ बचाओ, लेकिन नॉलेज के ऊपर पूरा इन्वेस्ट करो। बिकॉज अगर नॉलेज होगी ना, तब भी आप कम से कम मटेरियल में अच्छा काम निकाल पाओगे। अगर आप महंगे मटेरियल लेके बैठ गए, ठीक है, आपको बनाना आता नहीं, तो उस मटेरियल का क्या करोगे, वो मटेरियल टोटली वेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा नॉलेज पे इन्वेस्ट करो पहले, उसके बाद जाके मटेरियल पे इन्वेस्ट करो। क्योंकि देखो शुरू में आप बेसिक मटेरियल, सस्ता मटेरियल यूज़ करते हो, लेकिन आपकी नॉलेज होती है ना, आपकी स्किल होती है। कहते हैं ना, जिसको तलवार चलानी आनी चाहिए, तलवार के लिए आप कितनी भी महंगी तलवार ले लो, कितनी बड़ी खतरनाक तलवार ले लो, पर तलवार चलानी नहीं आएगी तो कुछ नहीं कर सकते। वहीं जिसको चलानी आती होगी वो चाकू भी चला लेगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला आर्ट करियर के ऊपर चलते हैं। आर्ट के अंदर देखो, आर्ट सीख रहे हैं, आर्ट के करियर तो पता होनी चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि आर्ट में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो उसमें मोर देन 100 करियर ऑप्शंस हैं, ये आप बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। फ्रीलांसिंग है, फाइन आर्टिस्ट है, ठीक है, और क्या क्या करियर ऑप्शंस अगर हम देखें, ग्राफिक डिज़ाइनर है, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट है, फैशन डिज़ाइनर है। सो बहुत सारे हैं, ये आप बाद में आराम से पढ़ लेना, ठीक है। अगर मैं सारे बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो स्टूडेंट सक्सेस, अब देखो जितनी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी अब मैं आपको सक्सेस और रिजल्ट्स वगैरह दिखा देता हूँ। अब देखो ये मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने अवार्ड जीते हैं, स्कूलों में फर्स्ट अवार्ड जीते हैं। अभी ये मेरी एक स्टूडेंट है मुस्कान, जिसने कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। अब देखो आर्ट के अंदर इसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसके हाथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड आप देख सकते हो, ओके। सो देखो ये क्यों हुआ, बिकॉज हमारी लर्निंग ही इसी लेवल की थी कि बच्चा हर जगह पर जाके फोड़ रहा है,
अब देखो ये मेरे एक जूनियर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अवार्ड जीता है स्कूल में, फर्स्ट प्राइज़ जीता है। अब देखो और भी मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अवार्ड जीते हैं, हर किसी का मैं लगा नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी ये। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट के बिफोर आफ्टर वर्क डाले मैंने, इसमें कि आप देख सकते हो कि पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया। ठीक है, पहले सीखने से पहले ऐसा करते थे बच्चे काम, फिर सीखने के बाद ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसा था फिर सीखने के बाद ऐसा, ऐसा था फिर सीखने के बाद ये रिज़ल्ट आया, ऐसा था सीखने के बाद ये रिज़ल्ट आया, ऐसा था सीखने के बाद ये रिज़ल्ट आया। तो आप देख सकते हो कि किस लेवल का रिज़ल्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बिफोर आफ्टर वर्क के स्टूडेंट्स के। अकेडमी के पेज पे जाओगे तो और भी बहुत सारे काम हैं। अब देखो इस तरह के काम में ना, ये जो काम यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एक बार इसको, एक मिनट, ये देखिए ये जो काम है ना, इसमें जो शेडिंग करी गई है ये प्रॉपर रेंडरिंग है, पेंसिल से रेंडरिंग करी गई। इसमें कहीं भी ब्लेंडिंग स्टम्प्स, रुई वगैरह किसी चीज़ का यूज़ नहीं हुआ है, प्योर पेंसिल से शेडिंग करी गई है। इसको हम रेंडरिंग बोलते हैं और ये आपको अच्छे से सिखाई जाएगी। ठीक है, तो रेंडरिंग कैसे करना है, वैल्यू पे वैल्यू कैसे चढ़ानी होती है, उसको हम रेंडरिंग बोलते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है सिखाई जाएंगी। अब ये कलर कुछ वर्क हैं कलर के, ये मेरी स्टूडेंट ने एक तरह से मेरे को गिफ्ट दिया था बना के। ओके, सो आगे चलते हैं। आप देख सकते हो किस लेवल का काम है, बच्चों की एक्यूरेसी किस लेवल की है। ठीक है, पोर्ट्रेट्स में देखो कि एक्यूरेसी किस लेवल की है। ठीक है, एक्यूरेसी को देखा करो, एक्यूरेसी किस लेवल की आ रही है बच्चों के काम में। ओके ठीक है, ये भी और काम है स्टूडेंट के। और ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं हमारे। ठीक है, ये मेरे कुछ जूनियर स्टूडेंट्स हैं और ये सीनियर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब ये एकेडमी का व्यू है। ठीक है, स्टूडेंट काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली मेरी ऑफलाइन एकेडमी है। ठीक है, जिसमें हम ऑफलाइन जो है सिखाते हैं बच्चों को। अब ये स्टूडेंट्स के फीडबैक्स वगैरह हैं। ठीक है, ये आप आराम से चेकआउट कर सकते हो। देखो आप कहीं भी सीख रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि प्रीवियस स्टूडेंटों का काम क्या रहा है, प्रीवियस स्टूडेंटों की रेटिंग वगैरह क्या रही है। ठीक है, ये कुछ चैट्स हैं स्टूडेंट्स की। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कहीं भी सीखो एटलीस्ट ये चीज़ जज करो। ओके, उसके बाद मेरा मिशन क्या है, मेरा मिशन ये है कि एटलीस्ट 50 से 80 बच्चे ऐसे निकले जो कि फोड़ दें इस स्कॉलरशिप के बाद, निकलने के बाद। ठीक है, उनका काम बहुत तगड़ा निकले, ये मेरा एक मेन गोल है। कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 स्टूडेंट ऐसे हों जो कि फोड़े आगे जाके। अब देखो एक आपकी मोटिवेशन के लिए बता देता हूँ, ब्रूस ली का एक कोट है, आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। क्या कहना चाह रहे हैं ब्रूस ली इससे? वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे उससे डर नहीं लगता जिसने कि 10,000 बार प्रैक्टिस करी है किक करने की। मुझे उससे डर लगता है जिसने कि प्रैक्टिस करी है एक किक को 10,000 बार, यानी कि उसकी एक किक में इतना पावर होगा। तो ये वो ब्रूस ली समझाना चाह रहे हैं कि आपको अपनी स्किल को इतना ज़्यादा पॉलिश कर लेना है, इतना ज़्यादा पॉलिश कर लेना है कि आप उस लेवल तक पहुंच जाओ। अब एक और कोट पढ़ लेते हैं विवेकानंद जी का। ये 3 कोट हैं, अपनी लाइफ में गांठ बांध लेना अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना तो। 3 दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, दूसरा है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम लक्ष्य प्राप्ति तक नहीं कर लेते। ठीक है, तो ये वाला कोट आपको पहले रखना है दिमाग में। उठो, सुबह सुबह उठो, सुबह सुबह इस कोट को देखो, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको ही मत। ठीक है, काम करते रहो। ब्रूस ली का ये दूसरा कोट, जब आप स्किल पे काम करो, स्किल को अपनी पॉलिश करो। अब मेरा एक तीसरा कोट है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, आई बिलीव। ठीक है, तो ये मेरा कोट है पर्सनली, तो अब बताते हैं एक बार। आई बिलीव दैट नो मोटिवेशन और एक्सटर्नल विजडम कैन सरपास द गाइडेंस ऑफ योर इनर वॉइस। वी ऑल inherently understand what's wrong or right for us. The only lacking element might be discipline. Once disciplined, there no need to seek motivation. Know that needs correction and what's the right. देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी को अंदर से पता है, ठीक है, इससे क्या सही होता है क्या गलत होता है। हम बाहर मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमें अंदर से पता होता है ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। हमें अंदर से पता है कि मुझे दिन में 10 घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे दिन में 5 घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए, पर करता मैं 10 मिनट भी नहीं हूँ। तो इस चीज़ में क्या चीज़ लैक कर रही है, पता तो सब कुछ है, वीडियोज़ हमने हज़ारों देख ली हैं। ठीक है, टाइम मैनेज हमसे हो नहीं रहा है। क्या चीज़ है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है जो लैक करता है।
हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। हम स्कूल से पढ़ने के बाद, स्कूल के बच्चों को तो फिर भी डिसिप्लिन होता होगा आई थिंक, लेकिन स्कूल से पढ़ने के बाद हम थोड़े, स्कूल में भी तो डिसिप्लिन सिखाया जाता है ना हमें, इसीलिए सिखाया जाता है वो। लेकिन जब हम लाइव क्लासेस लेते हैं ना किसी से, तो हमारे अंदर वो डिसिप्लिन डेवलप होता है। जब आपको टीचर डंडा करता है ना, बेटा काम दिखाओ काम दिखाओ काम दिखाओ, तब आपके मन में आता है कि हाँ यार एक काम तो कर ही लेता हूँ। ना करने वाला भी एक काम कर लेता है, ठीक है। 4 बार सुन गए टीचर की। दूसरी चीज़, जब आपको एक लाइव क्लासेस होती है कि आपको पता लगता है कि यार 4 से 5 मेरी क्लास है, ठीक है, 6 से 7 मेरी क्लास है, तो आप उस दिन के लिए डिसिप्लिन हो जाते हो। यार मैं फ़ीस दे रहा हूँ, मैं महीने के इतने पैसे दे रहा हूँ, तो मुझे ये क्लास लेनी पड़ेगी, मैं छुट्टी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसके पैसे दिए हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ के लिए डिसिप्लिन हो जाते हो। और जो फ्री की क्लास होती है ना, उसमें आप कभी ये डिसिप्लिन हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है फ्री की तो है, कल चला जाऊँगा, कल सीख लूँगा, परसों सीख लूँगा, नरसों सीख लूँगा, कभी वो डिसिप्लिन आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम इंसान फ्री की चीज़ों को कभी वैल्यू नहीं करते। ये हमारे साइकोलॉजी में फिट होता है, ठीक है। अगर आपको कोई ठीक है, कोई अगर आपको महंगी चीज़ दे दी जाए ना बेकार सी, तो आप उसकी भी वैल्यू करोगे। अगर कोई मिट्टी भी दे देगा ना 10,000 की, तो उस मिट्टी को भी 1 लाख के पास में रखोगे ला के, तो है वो मिट्टी है। लेकिन तो हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। अब देखो क्या चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ इससे, मैं समझाना चाह रहा हूँ डिसिप्लिन। लाइव क्लासेस अगर हम लेते हैं ना किसी से, तो हमारे अंदर वो डिसिप्लिन आता है। इसलिए मैंने ये कोर्स लाइव रखा है। मैं चाहता तो ऑनलाइन कोर्स भी बना सकता था ना, इसको रिकॉर्डेड कोर्स बना सकता, मुझे कोई टाइम नहीं देना पड़ रहा, अपना कुछ नहीं देना पड़ रहा। लेकिन ऑनलाइन कोर्स की ही प्राइस पे, बल्कि उससे भी सस्ते प्राइस पे आपको एक लाइव कोर्स मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ 100 बच्चे सीखें, लेकिन वो अच्छे से सीखें। मैं नहीं चाहता 10,000 बच्चे सीखें, उसमें से एक बच्चा भी ना सीखे, ठीक है। यही होता है, 10,000 कोर्सेज 10,000 बच्चों ने खरीद लिए, उसमें से 10 बच्चे काम कर रहे हैं, बस यही होता है रेशियो। लेकिन लाइव क्लासेस में 100 में से एटलीस्ट 50% का रेशियो तो निकलता ही निकलता है, क्योंकि डिसिप्लिन है लाइव क्लास में। क्लास छूट जाएगी और क्लास को हमें देखना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग में क्या पढ़ाई रहता है, कोर्स पढ़ाइए, भूल गए, पासवर्ड ही भूल गए उसका, ये भी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन लाइव क्लास में तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो लाइव क्लास में आपको डंडा रहता है टीचर का, सबसे बड़ी बात ये है। आपको फीडबैक्स मिलते हैं और आपको एक डिसिप्लिन में रखा जाता है। जैसे स्कूल में पढ़ते थे हम, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो डिसिप्लिन होता है, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि मैंने पहले भी उसमें दिखाया था ना, 3 कीज़ हैं मेन। अब देखो टाइमिंग के ऊपर बात कर लेते हैं, क्लास की टाइमिंग वगैरह क्या रहेंगी। देखो वीक में आपकी 2 सीज़न होंगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं 1 क्लास रखूँगा हफ्ते में, फिर मैंने सोचा कि इसको 2 कर देते हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को और ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, ठीक है। हफ्ते में 2 क्लास होंगी आपकी, और एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली जाएंगी, एक्स्ट्रा टाइमिंग भी करी जाएगी, ताकि आपका काम इम्प्रूव हो। फोकस हमारा ये नहीं कि हम क्लासेस इतनी लें या उतनी लें, फोकस हमारा ये है कि आप काम करो। डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे असाइनमेंट दिए जाएंगे डेली बेसिस पे, ताकि आप काम करते रहो, आपका काम ना छूटे। उसके बाद क्लासेस जो होंगी वो 1 घंटे से 1.5 घंटे तक भी चल सकती हैं। क्लासेस का मिनिमम टाइम 1 घंटा है, लेकिन ज़्यादा 1.5 घंटे भी चल सकती है, 2 घंटे भी चल सकती है क्लासेस। डिपेंड करता है कि आपको काम किस तरीके दिया जा रहा है, आप असाइनमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी इसी बेस पे हम रख सकते हैं, ताकि आपका काम इम्प्रूव होना चाहिए। मेन फोकस बस वही है, आपका काम इम्प्रूव कराना है। फ़ीस देखो, फ़ीस मैं बताता हूँ फ़ीस कितनी है। फ़ीस मैंने इस कोर्स की रखी है ओनली 999, ठीक है, ओनली 999। जो मेरे जो दूसरी क्लासेस होती हैं उसमें मेरी फ़ीस जो होती है 5,000 6,000 तक मंथली फ़ीस होती है। अब देखो ये फ़ीस आपको, जो मेरी 1 मंथ की फ़ीस होती है, वो उसमें आपको पूरा 6 महीने का कोर्स मिल रहा है, ठीक है, जिसमें कि आपको वही सारी चीज़ें कवर करी जा रही हैं, सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ठीक है। ओनली 999 आपकी फ़ीस रखी हुई है इस स्कॉलरशिप के प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब देखो इससे ज़्यादा मोस्ट अफोर्डेबल मुझे लगाने के कुछ हो सकता है, बिकॉज अब देखो 1,500 भी कर सकते थे, 2,000 भी कर सकते थे फ़ीस, लेकिन ये फ़ीस ऐसी है जो हर कोई बच्चा अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। मंथली जिस स्टूडेंट को वैल्यू होगी ना, कि जो वैल्यूबल चीज़ें सिखाई जा रही हैं, उसको पता होगा कि इतने कम में कोई भी नहीं सिखाता, स्पेशली लाइव क्लासेस तो कोई नहीं देता, वो भी इस लेवल की जो आपको मिल रही है, इंटरनेशनल बेस्ड वो नॉलेज हो सारी की सारी। और स्टूडेंटों का काम तो आपने देख ही लिया है, तो एटलीस्ट इतना तो मुझे आपसे उम्मीद है कि इतना तो आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। ये एक स्वीट स्पॉट मैंने रखा है, ना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ताकि एक वैल्यू बनी रहे क्लासेस की, इसलिए 100 सीट्स भी रखी हैं, ठीक
ठीक है। तो जैसे ही 100 सीट्स आपकी सारी कवर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, उसमें आपका 999 जो है फ़ीस। फिर ये नहीं होगा कि फ़ीस अगर आप बोलो सर मैं तो 101 का बच्चा हूँ, अगर वो 101 का बच्चा 2000 रुपये भी देना चाहेगा तो भी उसका इनरोलमेंट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 100 सीट्स हैं इसके अंदर। अब ये हमारा पूरा कोर्स है, देखो 999 में आपको मंथली बेस पे ये क्लासेस मिल रही हैं, जो कि लाइव क्लास होंगी प्रॉपर आपकी। ओके, अब यहाँ इस QR पे आपको पेमेंट करनी है अपनी, ठीक है। आप अपनी फ़ीस सबमिट करोगे और आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा, वो आप फिल करोगे। ओके, उसके बाद मिस्टेक, वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम एंड स्टार्ट कोचिंग। हम हमेशा वेट करते रहते हैं कोई परफेक्ट टाइम कि यार 1 महीने बाद से कर लूँगा इसके टर्म्स। परफेक्ट टाइम अभी का होगा आपका, कि अभी आपने फैसला ले लिया कि हाँ मुझे अभी क्लासेस करनी है, कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई, वो आपका परफेक्ट टाइम है। जितना लेट करोगे, जितना डिले करोगे, फिर कन्फ्यूज़ ही रहते रहोगे, कन्फ्यूज़ ही होते रहोगे, सीख ही नहीं पाओगे कभी। अब देखो, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल कन्फ्यूज। अभी भी आप में से कोई कन्फ्यूज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या फिर अकेडमी के नंबर पर मैसेज कर सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसके अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया स्कॉलरशिप के बारे में, बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, आपको जो है बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिले और बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाए। जो है स्कॉलरशिप को ज्वाइन करो, इस फ़ायदे को उठाओ, ज़्यादा इस अपॉर्चुनिटी को उठाओ, जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अकेडमी के साथ मिलके, ताकि आप अपना काम को इम्प्रूव कर सको, ठीक है। ये स्कॉलरशिप मैं किसी भी तरीके के प्रॉफिट वगैरह के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरा मेन गोल यही है कि इससे एटलीस्ट 80 to 50 आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट निकलें और लोगों को अवेयरनेस हो। आजकल लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, किसी के पास भी चले जाते हैं सीखने, कुछ भी सीख लेते हैं, हाथ ख़राब कर लेते हैं अपना। सो वो गलती से बचो और आप अच्छे मेथड और अच्छे टेक्निक सीखो, प्लस आप अर्निंग भी कर सको, ताकि इस 6 महीने की फाउंडेशन के बाद, ठीक है, आप आगे जाके अपना करियर बिल्ड कर सको एज एन आर्टिस्ट। जो माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, वो इसी वजह से सपोर्ट नहीं करते। आप अपने माँ बाप से बोलो कि मुझे भी सिर्फ 6 महीने दे दो, 6 महीने में मैं कुछ करके दिखा दूंगा। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि 6 महीने में अपने माँ बाप को आप कुछ करके दिखा दोगे, अगर आप मेरा साथ दोगे, ठीक है। मैं जो असाइनमेंट दूंगा, मैं जो टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा, आप प्रॉपर अच्छे से फॉलो करोगे, सीखोगे, तो अपने माँ बाप को आप उनको प्राउड फील करवाओगे। अभी आपके माँ बाप को ताने देते हैं ना कि हमारा तू करता नहीं है, तो कुछ नहीं करता, ये है वो आपको ताने नहीं देंगे। वो आपके आर्ट वर्क्स को मेहमानों को दिखाएंगे, उनको जेलिस फील करेंगे, देखो हमारा बच्चा कितना अच्छा काम करता है। सिर्फ उनसे ये बोलो, इनके माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे, ये बोल दो 6 महीने दे दो, 6 महीने में फोड़ के दिखा दूंगा मैं। 6 महीने किसी के ही माँ बाप दे देंगे। एटलीस्ट इतना तो कह सकते हो, इतना तो अपने माँ बाप से फाइट कर सकते हो, 6 महीने तो मांग सकते हो ना। 6 महीने मांगो, इस कोर्स को करो, ठीक है। कोर्स बोला सॉरी, ट्रेनिंग, मैं इसको ट्रेनिंग बोलूँगा, ठीक है। इस ट्रेनिंग को लो, 6 महीने की ट्रेनिंग को करो, अपना काम इम्प्रूव करो और दुनिया को दिखाओ, ठीक है। इसलिए मैंने ट्रेनिंग करी है, बिकॉज मैं ये जो पेन आप देखते हो ना, माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम आ रही है, पैसे की दिक्कत, ये सब मैं देख चुका हूँ, ठीक है। तो बहुत टाइम से मुझे ये बात परेशान कर रही थी, इसी वजह से मैंने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम निकाला स्टूडेंट्स के लिए। सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल हैं, जो पहले आएगा पहले पाएगा, सीधी सी बात है, पहले आओ पहले पाओ। नहीं तो जो बच्चे रह गए ना, फिर आपको 6 महीने बाद आपको दुख होगा ये देख के, जो आप देखोगे 6 महीने के बाद इन बच्चों का काम इतना अच्छा निकल रहा है, इतना अच्छा निकल रहा है, इतना अच्छा निकल रहा है, तो फिर बाद में वो रिग्रेट होता है। लेकिन उसमें आपके 6 महीने तो ख़राब हो गए ना। तो वो ये जितना जल्दी इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लोगे ना, अपॉर्चुनिटी का मतलब यही होता है, अपॉर्चुनिटी का मतलब ये जल्दी से ग्रैब कर लो। जो ग्रैब कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है, जो सोचता रहता है ना कन्फ्यूजन में रह जाता है, वो कन्फ्यूज ही रह जाता है फिर। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना हो, ठीक है। सो बाय सभी को, एंड अकेडमी के नंबर पर जाओ और स्कॉलरशिप के लिए पूछ लो, ठीक है। अकेडमी के नंबर मैसेज कर देना स्कॉलरशिप के लिए, और उसमें आपको सारी डिटेल्स वैसे तो मैंने दे दी है, और डिटेल्स सिलेबस वगैरह सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपको फ़ीस सबमिट करनी है तो आप जो है जो QR कोड है उस पर फ़ीस सबमिट कर सकते हो अपनी, और स्क्रीनशॉट भेज सकते हो अपना, स्क्रीनशॉट ज़रूर से भेज देना, ठीक है। एंड बाय सभी को, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। और भी जो है वीडियोज़ आगे आती रहेंगी अच्छी अच्छी।